हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको एक न्यूज़ जो निकल कर के आई है एनटीए द्वारा दिया गया है, आप लोगों को हो सकता है शायद ये न्यूज़ पता भी चल गई हो। नहीं, अगर पता चल गई हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप लोगों का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था नेट का, तो उसको कैंसिल किया जा चुका था। तो उसका जो री एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। तो जो री एग्ज़ाम की डेट है वो 23 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ओके, तो आप फिर से आप कमर कस लीजिए, उसी जोश और होश के साथ आप अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि आने वाला एग्ज़ाम आप जो है आसानी से क्रैक कर सकें। ओके, तो ये थी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। दूसरी बात आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को, समय को देखते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं हमसे तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो हम जो है अपने टॉपिक को पढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी बहुत सारे वंश आते हैं, डायनेस्टीज़ आती हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो हम पहुंच चुके हैं कहाँ? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में। तुगलक वंश में हमने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको डिटेल में बताया है। अब हम पर्टिकुलर चर्चा कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो हमने कल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपसे जो है चर्चा किया था कि उसने किस तरह अपने शासन प्रबंध को सुदृढ़ किया। तो आप जानते हैं ये भली बात कि मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक द्वारा एक बहुत विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ था। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का जो है साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था। अगर हम संख्या में बात करें तो इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में विभक्त था। ओके, क्लियर हुई ना इतनी चीज़? कल हमने आपको बताया था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि एमबीटी को, मोहम्मद बिन तुगलक को हम शॉर्ट में एमबीटी बोलते हैं, तो उसका साम्राज्य जो है 23 प्रांतों में जो है विभक्त था। ओके, इसके बाद में इसने जो है अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सल्तनत का ये पहला ऐसा शासक था जिसने जो है क्या, भाईचारे की नीति को छोड़ करके सभी को जो है योग्यता के आधार पर, जो महत्वपूर्ण पद होता था उन पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति करता था। इसके पहले जैसे बलबन भी हुए और अन्य शासक भी हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, निम्न वर्ग को नहीं ध्यान दिया है। यहाँ तक कि बलबन तो ये तक कह देता था कि यदि हम किसी निम्न व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे धमनियों का रक्त जो है और विस्तृत बहने लगता है, यहाँ तक कहता था। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान और सबसे दूरदर्शी शासक था। तो इसने जो है अपने शासन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो है क्या किया था, योग्यता के आधार पर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इसके साथ साथ में क्या किया था, इसके साथ साथ में इसने जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है संबंध अपने स्थापित किए थे, यानी विदेशों से संबंध भी इसने स्थापित किया था। और विदेशों से संबंध स्थापित करने के साथ साथ जैसे चीन है और कई सारे ऐसे थे जहाँ से इसने वैदेशिक संबंध स्थापित किए थे। और इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण यात्री आता है इब्न बतूता, जो मोरक्को का निवासी होता है। अंत में ये आता कब है तो 1333 ईस्वी में इसके दरबार में आता है, और इसके बाद में कुछ दिन इसके दरबार में रहने के बाद में 1341 ईस्वी में इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है।
ओके। अब 1341 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में 1343 ईस्वी में इसी इब्न बतूता को चीन का राजदूत बना करके भेजा जाता है। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई ना। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत लंबे समय से एक जो कुप्रथा चली आ रही थी उसका भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है विरोध किया, वो क्या थी? सती प्रथा थी। तो सती प्रथा पर भी दिल्ली सल्तनत में अगर पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, हालांकि इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन सर्वप्रथम अगर बात करता है तो कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा, जिसने कि सती प्रथा के रोक के लिए सबसे पहले कदम उठाए। अब हम बात करते हैं कि इसकी धार्मिक नीति क्या थी। तो अगर हम धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये वैसे भी धर्म सहिष्णु शासक था। हिंदुओं के प्रति इसने उदारता की नीति अपनाई थी। इतनी उदारता की नीति अपनाई थी कि हिंदुओं के साथ इसने जो है इनके हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों पर इसने भाग भी लिया। ठीक है, उन त्योहारों को उनके साथ मिल करके मनाया, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है। इन त्योहारों को जो है इसने हिंदुओं के साथ मिलकर मनाया और इन त्योहारों को मनाने के लिए हिंदुओं को प्रोत्साहित भी किया। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं कि हिंदू संतों के प्रति क्या नीति अपनाई। तो हिंदू संतों के प्रति इसने जो है धर्मशालाओं के लिए धर्मशालाओं का निर्माण किया, गौशालाओं का भी निर्माण किया। ठीक है, फिर इसके बाद में जैन धर्म के प्रति इसकी नीति क्या थी? तो जैन धर्म में एक संत थे, जैन संत जिन प्रभु सूरी, जिनसे कि ये आधी रात तक बातें किया करता था। यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक दार्शनिक प्रवृत्ति का जैसा शासक था। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है जैन संत जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक वार्ता किया। एक जैन संत और होते हैं जम्बो जी, इनको भी जो है अपने दरबार में रखता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, इसकी जैनों के प्रति क्या नीति थी। और जो सूफी संत थे, तो सूफी संत थे, इनका ये जो है बहुत आदर किया करता था। ठीक है, इनका आदर किया करता था। और इसने क्या किया था कि जब ये इसका राज्याभिषेक हुआ तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर इसने यात्रा की थी। और एक पड़ता है शेख सलार मसूद की जो दरगाह है, उस पे भी इन्होंने जो है क्या किया था, यात्रा की थी। ठीक है, और इसकी उदारता की नीति के कारण ही इसामी और बर्नी जैसे मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसको जो है किसकी उपाधि दी है। तो इसको एक तरीके से इसकी बहुत आलोचना की है। और इसी की नीति की वजह से जो है कई सारे जो सूफ़ी संत थे और जो मुस्लिम थे, तो इसने इनका विरोध किया बहुत ज़्यादा। तो कल हमने यहाँ तक आपसे चर्चा किया हुआ था। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं कौन कौन सी थीं। तो ये योजनाओं पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम योजनाओं की बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो अक्सर यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया है जो कि यहाँ से ना पूछा हो। तो यहाँ से कभी इसकी डेट पूछ लेता है और कभी कभी क्या अक्सर पूछता है इनको क्रम में लगाने के लिए। ठीक है, कि कौन सी योजना इसने पहले बनाई और कौन सी बाद में बनाई। तो इसकी अगर प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं तो प्रमुख योजनाओं में सबसे पहले इसने क्या किया था, दोआब में कर वृद्धि किया था। वो कब किया था? 1325 ईस्वी में किया था। इसके बाद में दूसरी इसकी जो योजना थी तो वो राजधानी परिवर्तन की थी। तो राजधानी परिवर्तन इसने कब किया है? तो 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद में जो तीसरी इसकी योजना है, तो तीसरी योजना है इसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये कब किया है? तो 1328 से लेकर के 1330 ईस्वी में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसके बाद में चौथी आती है इसकी योजना। चौथी योजना कौन सी थी? खुरासान अभियान की थी। और खुरासान अभियान की योजना इसने कब किया है? तो 1330 से 1333 ईस्वी तक किया है। क्लियर हुआ ना। इसके बाद में कराचिल अभियान, और लास्ट योजना इसकी कौन सी थी? तो ये 1337 ईस्वी से 1338 ईस्वी तक इसने जो है कराचिल अभियान किया था। तो इस तरह से
मोहम्मद बिन तुगलक की 5 महत्वपूर्ण योजनाएं थी। पहली थी दोआब में कर वृद्धि, दूसरी राजधानी परिवर्तन, तीसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथी खुरासान अभियान, पांचवी कराची अभियान। अब इनको आपको जो है डेट देखना है और डेट के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने माइंड में सेट करना है। ओके, अब हम जो है इसकी योजनाएं काफ़ी बड़ी हैं, एक एक योजना करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब में अगर हम कर वृद्धि की बात करते हैं तो दोआब में कर वृद्धि कब करता है? 1325 ईस्वी में करता है। तो हम सबसे पहले बच्चों आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे कि दोआब में आखिर कर वृद्धि इसने क्यों की। तो हम अगर बात करें कि किसी भी क्षेत्र, किसी भी नदियों का दोआब हो तो वो दोआब जो नाम होता है वो नाम से ही जाना जाता है कि वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये जो दोआब क्षेत्र था उस समय जो है, उस समय का तत्कालीन समय का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा है तो ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो जब बहुत उपजाऊ क्षेत्र जब कोई होता है तो वहाँ पर पैदावार अच्छी होती है, और जब पैदावार अच्छी होती है तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं? सुखी संपन्न होते हैं, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। और जब आर्थिक रूप से व्यक्ति सुदृढ़ हो जाता है तो वो क्या करने लगता है? वो मनमानी करने लगता है, वो किसी के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करता है। जैसे आज आप खुद के का ही एग्जाम्पल ले लें। आज आप अभी स्टूडेंट हो, आप अपनी पेरेंट्स पे डिपेंड हो, लेकिन अभी सपोज दैट आप जब जॉब लग जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, और अभी है आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, थोड़ा सा खर्चा लगा, आपको अपने पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन कल जब आप सक्सेस हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तो आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे, फिर आप अपनी मन की मानी करने लगेंगे। आप ये सोचेंगे कि हमें किसके आगे हाथ फैलाना, हम खुद अपने आप में सक्षम हैं। तो आप जो है, होता क्या है कि एक दिन ऐसा आता है जब आपको अपने पेरेंट्स की बातें बुरी लगने लगती हैं। ये लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स जो है गलत कह रहे हैं, सिर्फ मैं सही हूँ, क्योंकि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, अब आप उन पर डिपेंड नहीं हैं, तो आप जो है अपने मन की करने लगते हैं। तो यही चीज़ फॉलो होती है यहाँ पर कि ये दोआब जो होता है ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ पर पैदावार बहुत अच्छी होती है। पैदावार अच्छी होती है तो यहाँ के लोग जो है सुखी संपन्न होते हैं, और यहाँ पर एक अमीर वर्ग होकर के जो है एक उभरता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या करता है? विद्रोह करता है। आखिरकार विद्रोह ऐसे नहीं करने लगेगा, तो जो विद्रोह करता है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक या इसके पहले के भी जो शासक थे तो इससे, इस क्षेत्र से परेशान थे, अक्सर यहाँ से विद्रोह हुआ करता था। तो इनको दबाने के लिए, इनको दंडित करने के लिए जो है सुल्तान ने क्या किया कि इसने जो है, और यहाँ का जो टैक्स था वो जो है बढ़ा दिया, एकदम से बढ़ा दिया। वो कितना बढ़ा दिया? हालांकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, कोई बरनी कुछ बताता है तो इसामी कुछ बताता है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 30 से 35% तक जो है एकदम टैक्स में वृद्धि की गई, कर में वृद्धि की गई। तो जब इसने वृद्धि किया तो इसको लगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इनको दबाने का सिर्फ एक ही कारण है कि इनको आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाया जाए। और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैसे बनाया जा सकता है? जब इन पर टैक्स यानी कर का एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाएगा। जब कर का एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाएगा तो ये अपने आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। तो एक तरीके से दंडित करने के लिए भी और दूसरे तरीके से अपने राजस्व को भी भरने के लिए इसने टैक्स में एकदम वृद्धि कर दी। तो जब किसी जनता पर टैक्स में एकदम वृद्धि कर दी जाएगी तो वहाँ के लोग शांत तो बैठेंगे ही नहीं, वो जो है विरोध करेंगे। तो ये लोग शांत नहीं बैठे और इस मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध कर दिया। ठीक है, विरोध किया। और दूसरी चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब एमबीटी जो है टैक्स बढ़ाता है उसी समय इत्तेफाक से जो है क्या पड़ जाता है? अकाल पड़ जाता है, भयंकर अकाल पड़ता है। यानी कि 1 या 2 वर्ष का नहीं,
पूरे 7 वर्ष का अकाल पड़ता है। तो जब पूरे 7 वर्ष का अकाल पड़ता है, लोगों को खाने के लिए जो है पैदावार नहीं हो पा रही, वो टैक्स कैसे पे करेंगे? तो इस जनता ने क्या किया, इस राजा का जो है क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। राजा का जब विद्रोह कर दिया तो राजा भी शांत नहीं बैठेगा। इस राजा ने कठोरता पूर्वक इन लोगों का क्या किया, इस जनता का दमन कर दिया। और बाद में दमन तो कर दिया, और दमन क्यों किया? क्योंकि ये जो अकाल पड़ा हुआ था तो इसके बारे में इस राजा को पता नहीं था कि दोआब में इतना भयंकर अकाल पड़ा है। ठीक है, तो हालांकि जब तक इसको नहीं पता था तब तक तो इसने कठोरता की नीति अपनाई, लेकिन जब इसने सर्वे किया और पाया कि पूरे 7 वर्ष तक यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, तो इसने क्या किया, जो इसने दोआब में कर वृद्धि की थी तो उसको इसने पुनः वापस ले लिया। ठीक है, यानी कि जो पहले टैक्स जो लोगों के द्वारा पे किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ वही उन्हीं टैक्सों को जो है इसने लगाया। तो इसने क्या किया कि जो दोआब में कर वृद्धि थी, जब इसको सच्चाई का पता चला तो इसने जो है क्या किया, इस बाद में स्थिति की जानकारी ली और इस जो योजना थी इसके द्वारा बनाई गई, इसको इसने जो है क्या कर दिया, वापस ले लिया। और इसके साथ साथ में कई सारे इसमें भूमि संबंधी कई सारे सुधार किए। वो सुधार कौन कौन से किए? इसने 60 वर्ग मील भूमि पर सुधार किए। और सुधार कौन कौन से थे? तो वो सुधार थे, तो सबसे पहले उसने सुधार किया था दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की। तो दीवान ए अमीर कोही विभाग कौन सा था? तो ये कृषि से संबंधित था, कृषि में सुधार से संबंधित था, जिसकी इसने स्थापना की। और इसका प्रमुख क्या कहलाता था? अमीर कोही कहलाता था। ओके, और इसके बाद में कृषि के विकास के लिए इसने जो है क्या दिया, सोनधार एवं तकाबी ऋण दिए। जैसे आज के टाइम पर है ना कि जब अकाल पड़ जाता है, जब सूखा पड़ जाता है, तो किसानों को हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है, उनको खेती करने के लिए लोन देती है कि आप ले जाइए और कृषि का विकास करिए। तो इसकी पॉलिसी सोचिए आपने, सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, क्योंकि ये आर्थिक कृषि के विकास में विश्वास करता था, क्योंकि इसका उद्देश्य ही था कि बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना। और वो बंजर भूमि कृषि में कैसे परिवर्तित की जा सकती है, उस पर जब खर्च किया जाएगा, राजा को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तभी वो भूमि बंजर बनेगी। क्लियर हुआ? तो इसने क्या किया था कि जो है कृषि के विकास के लिए 2 ऋण प्रदान किए। वो कौन कौन से थे? एक था सोनधार और दूसरा था तकाबी। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सोनधार ऋण क्या था या तकाबी क्या था। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आप आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। ओके, इसके बाद में ये जो सोनधार और तकाबी ऋण थे, तो इसके लिए इसने कृषि के विकास में पूरे 70 टन का व्यय किया। क्या किया? 70 टन का व्यय किया कृषि के विकास में, कि ताकि कृषि का जब विकास होगा लोग भूखों नहीं मरेंगे। अकाल जो पड़ा है, तो इस अकाल जैसी जब भी स्थिति आएगी इसका हम सामना करने में सक्षम होंगे। क्लियर हुआ? तो इसके लिए इसने क्या किया कि सुल्तान की इस योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य था कि ऊसर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना, ये इसका उद्देश्य था। प्लस इसने पहला क्या किया, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत सोनधार एवं तकाबी ऋण प्रदान किए किसानों को कृषि के विकास के लिए। दूसरा क्या था कि जो दोआब वाला क्षेत्र था इसको कई प्रखंडों में विभाजित किया, और कई प्रखंडों में विभाजित करके अकाल संहिता का निर्माण किया। क्लियर हुआ? क्या किया? अकाल संहिता का निर्माण किया। प्लस क्या किया कि इसने फसल सस्यावर्तन पद्धति को लागू किया। क्या किया? फसल सस्यावर्तन पद्धति। अब आप सोच रहे होंगे फसल सस्यावर्तन पद्धति क्या होती है? तो फसल चक्र जिसको हम कहते हैं कि यानी कि अगर इस साल खेतों में गेहूं बोया गया है तो नेक्स्ट ईयर जब गेहूं का टाइम आए तो उस खेत में गेहूं ना बो करके चना बोया जाए, ठीक है, या फिर गेहूं ना बो करके जौ को बोया जाए। तो इस तरीके से फसल चक्र के सिद्धांतों को इसने क्या कहा? फसल सस्यावर्तन सिद्धांत कहा। ठीक
ठीक है। तो इसने जो है फसल सस्यावर्तन की पद्धति लागू की। इसके बाद में सुल्तान ने जो है जितने भी कर थे इन सारे करों में सुल्तान ने छूट दे दी और अपने अधिकारियों को बिना मतलब के जो टैक्स वसूल कर रहे थे उन सबको बंद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 2 टैक्स अकेले जारी रखे, एक जकात कर था जो आयात कर था और दूसरा था उस्र जो कि भूमि कर था। ये सिर्फ और सिर्फ 2 टैक्स ले रहा था, बाकी जितने भी टैक्स थे इन सभी टैक्सों को क्या करा दिया, बंद करा दिया। इसके बाद में क्या किया कि अकाल के समय इसने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की थी, यानी कि अकाल फैला हुआ था, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था, तो इसने क्या किया था कि निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की थी। और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने के साथ साथ में सम्राट खुद गया था जहाँ पर निःशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा था, तो जनता की सेवा के लिए ये सम्राट खुद गया था। क्लियर हुआ। अब इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी इसने योजना लागू की तो कहीं ना कहीं तो कमी ही रही होगी, जो कि इसने जो है इतनी बड़ी योजना लागू की और ये अपनी इस योजना में विफल हुआ। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उस समय हमें तो वैसे ठोस 2 कारण मिले हैं, लेकिन अन्य जो कारण हैं तो वो मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो पहली चीज़ तो योजना असफल होने के 2 कारण थे। कुछ इतिहासकारों ने कहा है ये इसकी घटिया योजना थी, और दूसरी चीज़ क्या थी कि इस समय पर इसके जो अधिकारी वर्ग था ये अनुभवहीन था, इनको अनुभव नहीं था। पहले जो है राजा को क्या करना चाहिए था कि थोड़े से उसमें प्रैक्टिकल करना चाहिए था किसी एरिया में, इसके बाद में जो है इस योजना को संपूर्ण क्षेत्र में लागू करना चाहिए था। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नेचर ने भी इसका साथ नहीं दिया। नेचर ने कैसे साथ नहीं दिया, इसने जब योजना लागू की तो उसको ये नहीं पता था कि मैं योजना लागू करूँगा तो हो सकता है अकाल भी पड़ सकता है। तो पहली चीज़ तो बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई, और महामारी जब बहुत ज़्यादा फैल गई तो इस वजह से जो है लोगों को खाने की जो भोजन प्रोवाइड हो रहा था वो जुटाना मुश्किल हो गया। तो इसको क्या किया, एट लीस्ट जो मोहम्मद बिन तुगलक था अपनी इस योजना को वापस लेना पड़ा, और वापस तो लेना पड़ा, इसके साथ साथ में जो जनता थी उसकी हेल्प भी करनी पड़ी, क्योंकि इस समय महामारी भी फैली हुई थी, कुछ लोग भूखों मर रहे थे, तो कुछ जो है महामारी के माध्यम से जो है अपनी जान गंवा दे रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से था इसकी दोआब में कर वृद्धि। और ये इसके अलावा ये जो है इसने क्या किया था कि सबसे पहले इसने आय व्यय का जो है रजिस्टर तैयार कराया था कि कितना उसके राज्य में आय इनकम हुई और कितना व्यय हुआ। इसके बारे में भी इसने क्या किया था, आय व्यय का रजिस्टर जो है तैयार करवाया था। राजस्व वसूली है तो उसने क्या किया था, वली उल खराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी जो कि टैक्स को वसूल करता था। ठीक है, तो ये थी इतनी जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक के दोआब में कर वृद्धि जो इसने किया था। और ये असफल क्यों हुआ तो उसके भी कारण ये जो हमने आपसे चर्चा किए ये सभी कारण थे। और एक असफलता का कारण जो है ये भी था कि उस समय दूर संचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जैसे आज के टाइम पर है कि कोई भी अगर बात यहाँ होती है फ़ोन के माध्यम से, नेट के माध्यम से, किसी भी के भी माध्यम से जो है पूरे वर्ल्ड में पूरी सूचना फैल जाती है। लेकिन उस समय इस तरीके का कोई दूर संचार व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब इसने ये लागू किया, जैसे ही लागू किया अपनी ये योजना, तो उस समय सूखा पड़ गया। तो इसकी जानकारी शासक को बहुत देर में हुई। जब इसको जानकारी हुई, पहले तो इसने कठोरतापूर्वक इनका दमन किया तो इसको जानकारी नहीं हो पा रही थी, और जब जानकारी हुई
तब बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ की पब्लिक ऊब गई थी और इस शासक का विद्रोह कर दिया था। तो ये सारे कारण थे इस अपने दोआब कर वृद्धि योजना में इसके असफल होने के। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार पुनः आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के साथ प्रोवाइड हो सके और आप आसानी से इन सारे वीडियोस का आनंद ले सकें, और जो कि आपकी स्टडी में जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जो नया वीडियो हमारा होगा राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।